गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आपको जो आपका टेस्ट है कितना है 26 तारीख को है, तो आपको बताया गया था इकाई 8 और इकाई 4। इकाई 8 का रिवीजन करा दिया गया, इकाई 4 बची हुई है। बहुत लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, तो हमने बताया था पीडीएफ आपको नहीं भेजी जाएगी, आप वीडियो एक एक देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था ए का मान। मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा ए का मान क्या ना हो, 0 ना हो, तो वो क्या कौन सी समीकरण होती है? द्विघात समीकरण। तो आपकी जो किताब बताई गई थी टेस्ट इसी से आएगा। और एक्सरसाइज 4.1 देखें। देखो पहला सवाल दिया गया है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जैसे आपका इसी का सेकंड देखें सवाल 1 का सेकंड कह रहा है एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस का 2x है और बराबर में लिखा है माइनस का 2 और इधर लिखा है 3 माइनस एक्स। तो आप देखो करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x। तो आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x है, माइनस का 2x इधर आएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। समीकरण आपकी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस c बराबर 0। अगर इसकी तुलना करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जो b का गुणांक है क्या है, माइनस का 4 है, a का गुणांक क्या है 1 है, c का गुणांक कितना है 6। ठीक, तो क्या लिखोगे, यह समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण। देखो इसमें आपको कितने पार्ट दिए गए हैं, इसमें आपको 8 पार्ट दिए गए हैं। देखो ऐसा कोई भी सवाल हो आप उसे हल करेंगे, यदि हल करने पर समीकरण आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है, अगर इस रूप की नहीं होती तो द्विघात समीकरण नहीं होती। तो इसमें देखो आपको 10 पार्ट दिए गए हैं, तो आपको इसका एक चौथा बता दें कि तीसरा पार्ट जरा देखना इसको, चौथा तीसरा किसी का तीसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x माइनस 2 और x प्लस 1 और बराबर में क्या है x माइनस 1 है और x प्लस 3। तो गुणा करेंगे जरा भैया, देखिए क्या है, x माइनस 2 है, x प्लस 1 है, x माइनस 1 x प्लस 3। गुणा करोगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस का 2। इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x माइनस का 3। कोई दिक्कत? देखो एक्स स्क्वायर x माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर x प्लस 3x माइनस का x माइनस का 3। तो हल करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2, यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। अगर आपका एक्स स्क्वायर इधर भी है तो कट जाएगा। तो यहाँ से आप बताइए कि एक्स स्क्वायर तो गायब हो गया, तो द्विघात समीकरण बचा ही नहीं। देखो अब इसे हल करेंगे तो माइनस का x है, ये माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो 1 माइनस 3x बराबर 0। तो आपका लिखेंगे यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। देखो भैया इसमें बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो,
तो ये द्विघात समीकरण है, तो आपका ए का मान क्या ना होना चाहिए, 0 ना हो। तो देखो उसमें क्या है, ए का मान तो 0 हो गया, इसका आया ही नहीं, तो क्या लिखोगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी, समीकरण नहीं है। अब देखो इधर भैया, आपके इसमें 8 पार्ट दिए गए हैं, लगा लेना, ठीक। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, पहले देखो कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको लगाना नहीं है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में है। तो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो इसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में पढ़े हैं, फिर भी एक बार देख लें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद आता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। उसके बाद आता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण ये भी क्या होता है, √x² प्लस b², मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आपको इतना याद है, अगर इसमें एक लाइन आप पकड़ लेते हैं तो आपका सवाल लग जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है, भूखंड क्षेत्र है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो आप बताओ किसको माने, तो आपको लंबाई पता हो जाए। क्या कह रहा है, चौड़ाई जो है, जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो आप चौड़ाई पहले पता हो तब आप उसको दुगना करेंगे और लंबाई निकालेंगे। क्या लिखोगे, माना भूखंड की, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अगर भूखंड की चौड़ाई x मीटर है तो उसने क्या कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो क्या लिखोगे, इसलिए भूखंड की लंबाई, और ये क्या होती है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो चौड़ाई कितनी है, x है, इसका दुगना करोगे कितना आ जाएगा, 2x, 1 अधिक है तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 मीटर। ये लाइन अगर समझ जाओगे तो आपका सवाल लग जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होता है, प्रश्नानुसार आयत का भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, भूखंड कैसा है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लिखोगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया भैया आपको, 528 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब बताइएगा सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई l इंटू b। 528 आपको दिया है, लंबाई आपको कितनी दी है, 2x प्लस 1 दी है, और आपका चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 528। इसके बाद क्या करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का x है 528। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। आप ये देखो, अगर आपको कहता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करना है, लेकिन आपको केवल इतना बताना है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो क्या लिखोगे, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। और ये कौन सी समीकरण है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है, देखो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। इसी प्रकार इसका सेकंड सवाल देखिए। अब आपको एक एक सवाल लगाकर बता नहीं जा सकता, रिवाइज कराया जा रहा है, तो रिवीजन कराया जा रहा है। तो क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है।
तो हमने बताया था आपको कि अगर आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है तो अगर आपको 2 मानना है तो क्या पहला x, दूसरा क्या मान लेंगे x+1। आपको 3 मानना है तो x, x+1, x+3। तो इसमें इतना कह रहा है, क्या लिखोगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 है। फिर लिखोगे प्रश्नानुसार कह रहा था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। तो आपने कितने माने हैं, तो x, x+1, इनका गुणनफल कितना है 306 है। तो आप क्या करेंगे x² + x, और यहाँ 306 लिखा है तो x² + x माइनस का 306, ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। ठीक, इसके बाद तीसरा सवाल कह रहा था कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु, आप देखो रोहन जो है बेटा है और उसकी माँ है, तो आपको मालूम है माँ हमेशा बड़ी होगी, पिता भी हमेशा बड़ा होगा। तो आपको किसकी आयु निकालना, किसकी आयु माननी पड़ेगी, बेटे या पुत्री। तो उसमें रोहन क्या है, बेटा है, तो आप रोहन की आयु मानेंगे। रोहन की आयु क्या मानेंगे, मान लेते हैं x वर्ष। माना रोहन की आयु x वर्ष है, तो बताओ उसकी माता कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। यदि आप रोहन की आयु कितनी माने x वर्ष, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी x + 26 वर्ष, x + 26 वर्ष। इतना तो आप लोगों को मालूम है। इसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु इतने समय 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। तो आप बताइए इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया कि मतलब माइनस किया गया। तो आपको क्या किया गया, ऐड किया गया। तो इसमें कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी है x, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 3 वर्ष। याद रखना भैया, अगर पूर्व कह देता तो मतलब माइनस कर दिया जाता। अब बताओ 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी है x + 26 है, तो 3 वर्ष बाद x + 26 + 3, तो इसमें कितना आ जाएगा x + 29 वर्ष। देखो याद रखना, देखो उसको डिटेल से बताया नहीं जा सकता, पूरा को हिंट दिया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि आपकी x + 29 वर्ष हो गई। वो एक लाइन देखो इसमें क्या कह रहा था, वर्ष दिया, स्क्वायर नहीं, कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 है। तो क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार लिखा। तो बताओ x + 3 है, ये रोहन है और ये रोहन की माँ है x + 29, और इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल है 360। कोई दिक्कत, आपने क्या माना था, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 वर्ष, रोहन की माँ की आयु x + 29 वर्ष। प्रश्नानुसार अब देखो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x² आएगा + 29x और +3x और 3 × 27, 3 × 6, 3 × 27, 3 × 6, 360 आया। तो आपका ये आ जाएगा x² + 29, 3 कितना होता है 32x, और प्लस क्या है 87 है, माइनस का 360 बराबर 0। तो 360 से आप 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 से 7 गया 3, 15 से 8 गया 7, 273। x² + 32x माइनस का 273 बराबर 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। इसी प्रकार से आपको कितने सवाल दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं। तो 4.1 आप कम से कम रोज 10 पेज रिवीजन करें, ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक, 10 पेज रिवीजन करेंगे तभी आपके नंबर 90 से ऊपर हो सकते हैं, नहीं तो आप 80, 85, 90 बीच में रहोगे। देखो इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 है। तो इसमें देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो आपका पेपर जो यूपी बोर्ड में है
आपको इसी किताब से आएगा, इसके चाहे एग्जाम्पल आए चाहे सवाल आए, तो आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से इनके मूल ज्ञात करना है। तो पहला सवाल आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है और माइनस का 10 है। तो आप क्लास 9 में फैक्टर करना सीख ही गए होंगे। अब बताओ इसकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। चाहे 10 स्क्वायर लिख लो, उसको छोड़ दिया जाता है। तो 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर कितना आए, 3 आए। तो 5 से 5 गुणे 2, तो 5 में 10 होता है, 5 से 2 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या करोगे, लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर क्या लिखा है, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। देखो जिसको अगर अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है, देखो माइनस 5 से प्लस 2x घटाओगे कितना आएगा, माइनस 3x आएगा। 5 से गुणे 2x माइनस 5 से गुणे 2x गुणा करोगे तो 10 स्क्वायर आएगा। देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, x, तो x माइनस 5, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, 2, तो x माइनस 5 बराबर क्या आएगा, 0। तो यहाँ क्या लिख दोगे, x माइनस 5 x प्लस 2 बराबर 0। देखो ज्यादा जल्दी ना करना, आपको एक एक स्टेप लिखना है। लोग देखो पेपर कहोगे फिर पूरा हम कराए, नंबर हमारे आए 90। अगर आप उसको स्टेप छोड़ते हो तो नंबर वहां पूरे नहीं दिए जाते। तो क्या लिखोगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, 5। अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2। पूछ क्या रहा था कि इसके मूल ज्ञात करो। तो क्या लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण के, अच्छा द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। क्या लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन आया भैया, 5 आया है और माइनस 2 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो इसमें कितने सवाल दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। तो आप 4 क्या 5 पार्ट दिए गए हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं। आप कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात की इनका योग 27 है, गुणनफल 182 है। तो आप देख लें, कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए इनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो मान लेते हैं एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। इसी से आप लगा सकते हैं। इसके बाद देख लो सवाल नंबर 4 वाला क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग 365 है। अभी हमने बताया था कि अगर आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है तो क्या लिखोगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला x मान लेंगे, दूसरा x प्लस 1 मान लेंगे। तो इसमें फिर क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार लिख दोगे। प्रश्नानुसार लिख दिया तो आपका क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 365 है। तो इनके वर्गों का योग, तो पहले का वर्ग x स्क्वायर, दूसरे का वर्ग x प्लस 1 का स्क्वायर, लेकिन इनका योग बता रहा था कितना है, 365 है। तो आप ऐसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365 आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 लिखा है माइनस का 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ कितना आ जाएगा, 364 बराबर 0। इसके बाद आप कॉमन ले लेंगे, जरा 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x आएगा, माइनस का कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 × 16, तो 4, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। अब आप 182 के फैक्टर कर लेंगे, 182 फैक्टर करोगे, 2 × 18, 2 × 2 और ये कटेगा कितने से, 3 से कटेगा क्या, नहीं। 91 होता है तो 7 से कटेगा लग रहा है, 7 एकम 7 और 7 में 21, यहाँ 13 आएगा। तो आप 13 और 14 की गुणा करेंगे, 14 और 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 की 42, 14 एकम 14, तो
14 14 1882 आएगा। 14 से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। कितना करोगे, देखो x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो x आएगा x प्लस 14, यहाँ माइनस का 13 का मान लोगे तो x प्लस 14, 13 प्लस 52, तो आपका क्या जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 14 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, तो x बराबर 13 आएगा और x बराबर माइनस 14 आएगा। लेकिन उसने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक हो, तो धनात्मक पूर्णांक भाई इसको आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा मान, ये वाला मान हो जाएगा। आपका पहला पूर्णांक 13 है, दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा 14। देखो इसी का सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर को हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। मान लीजिए कोई त्रिभुज एबीसी है, समकोण त्रिभुज, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है। आपको मालूम है 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये आपका मान लीजिए लंब है, ये आपका क्या है आधार। तो देखो आप लाइन पढ़े क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आप यहाँ लाइन पढ़ लेंगे तो आप लगा लेंगे क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपको सबसे पहले आधार पता हो तब ऊंचाई पता होगी। तो क्या लिखोगे, माना, लगाने का तरीका देख लो, नंबर 5 डालोगे, मतलब कोई भी सवाल दिया हो तो लिखोगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है। इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भाई आपकी यही होगी जो लंब होगी। क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 आएगा। और बताओ समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको दिया है, समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आपको दी है, कितनी दी है भैया, 13 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा आपको निकालना है इसका मान। तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से, एबीसी में लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ भैया कर्ण बताओ क्या है, एसी है, एसी की माप आपको 13 दी है, आप आधार x माने हैं, और ये क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ऊंचाई x माइनस 60। तो कर्ण क्या है, 13 एसी का स्क्वायर, लंब बताओ भैया क्या है, एबी का स्क्वायर, और आधार क्या है, बीसी का स्क्वायर। तो कर्ण आपको कितना दिया था, कर्ण आपको दिया था 13 का स्क्वायर, लंब आपको दिया है x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार क्या दिया है x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49 आ जाएगा, और 2ab होता है माइनस का 2ab, तो 2 से 14x आ जाएगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर 169 है। एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और प्लस का क्या है 49 है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x है, माइनस का 169 है, और 49 है। 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, 120। तो माइनस का क्या जाएगा 120 बराबर 0। 2 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 मतलब 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 और माइनस का 60 बराबर 0, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो आपको ऐसे फैक्टर करना है 60 के कि गुणा करने पर 60 आए, घटाने पर कितना है 7 आए, तो 12 पंचे 60। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 और माइनस का 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। तो कॉमन मिलेगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन मिला तो x माइनस 12। तो इसके बाद देखो x माइनस 12 है और x प्लस 5 है, तो आप मान निकालेंगे यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान 12 आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, x का मान माइनस 5। अमान्य क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि किसी की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए -5 जो मान है अमान होगा। तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया, तो क्या लिख दोगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना भी आएगा, आधार आया है 12 सेंटीमीटर तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपकी कितनी आई है x माइनस 7 का, तो आपको 12 माइनस 7 करेंगे तो 12 से 7 जाएगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देखो आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज पता हो। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, तो क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज। उसने कहा था समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप सबसे पहले क्या माना, समकोण त्रिभुज का आधार मान लीजिए हमने x माना, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई x माइनस 7। ऊंचाई कितनी हो गई x माइनस 7। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आपको दी थी 13 सेंटीमीटर। तो आपने समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपने यहाँ से x का मान निकल के आया कितना 12 और माइनस का 5। तो आपको मान 2 मालूम हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी की लंबाई ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर -5 क्या हो जाएगा मान्य, और x बराबर क्या आ जाएगा 12। क्या लिखोगे? अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। देखो इसके बाद जो है 4.2 का आपका रिवीजन हो गया। 4.3 देखने जरा। 4.3 में जो है कितने सवाल दिए हैं? 4.3 जो है कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, बता दिए गए हैं। और 4.4 में जो है कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 5 बराबर 0। आपको याद होगा शायद, अगर d बराबर 0 आता था तो मूल कैसे होते थे, बराबर होते थे। अगर d का मान माइनस में आता था तो मूल कैसे होते थे, काल्पनिक होते थे। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है क्या आएगा, माइनस माइनस में आएगा, देखेंगे। तो इसका आपका इसकी तुलना किससे करेंगे, मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण क्या बताई गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा ए का मान क्या ना हो, 0 ना हो, से तुलना करने पर तो ए का मान कितना आ जाएगा 2, बी का मान माइनस का 3, सी का मान 5। तो आप निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कैपिटल स्मॉल बनाते हैं, ठीक भैया, इनकी स्मॉल मानना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, डी बराबर होता है बी का मान माइनस 3 का स्क्वायर है माइनस 4ac, ए का मान 2 है, सी का मान 5 है। तो 3 तिया 9 माइनस 4ac, 4 में 8 5 40, तो ये माइनस का 31 आ गया। तो आप इसका जो है d बराबर माइनस 31 आ गया, d का मान माइनस में आ गया, तो क्या लिखोगे, d का मान माइनस में, इसलिए क्या है, मूलों का अस्तित्व है नहीं। आगे आप इसकी मूलों की प्रकृति निकालेंगे नहीं। देखो इसी का तीसरा पार्ट देखें पहले। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 लिखा है, तो बराबर में 0 लिखा है। सबसे पहले इसके देखेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले मूलों की प्रकृति बतानी थी, ठीक। तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं देखिए पहले भैया। तो 2x स्क्वायर, तो तुलना किससे करोगे, लिखोगे नंबर 3 मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा ए का मान क्या ना हो, 0 ना हो, से तुलना करने पर ए का मान 2 आ जाएगा, बी का मान माइनस 6 आ जाएगा, सी का मान 3 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान माइनस 6 है माइनस 4ac, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 दूनी 8 या 24, ये दोनों 24 आ जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2, 12 आ जाएगा, डी का मान 12 आ जाएगा। क्या लिखोगे, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा, तो डी का मान क्या आ जाएगा, माइनस में आए, ठीक। अब बताओ, आप इसके मूलों की पहले मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने देखो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। जब गुणनखंड विधि से हो सकते हैं क्या, मुश्किल है। 3 दूनी 6, तो 6 के ऐसे सेक्टर करो कि गुणा करने पर भी 6 आए और घटाने पर भी 6 आए, तुमको तो नहीं लग रहा आ जाएगा, ठीक। तो आएगा है नहीं, तो क्या करोगे, इसमें धराचार लगा दो। आपको द्विघात समीकरण का सूत्र बताया गया होगा, क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता था, द्विघात समीकरण का सूत्र। द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र होता था। तो आप माइनस बी जो है, माइनस बी का मान निकाला था आपने, तो माइनस का 6 रखेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 4ac। ए का मान कितना भैया है, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, हमने पहले निकाल लिया था। अगर आप डी का मान डायरेक्ट रख सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2a है, ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको हल करोगे 36 और यहाँ 3 दूनी 6, तो 24 आ जाएगा। कितना आएगा 36 है और माइनस का 24 अपान में कितना 4, तो 6 प्लस माइनस यहाँ 36, 6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया है 12 के फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 12 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 6 प्लस माइनस लिखेंगे, 2 का पेयर बना तो बाहर निकाल लिया, 2 अंडर रूट 3
तो यहाँ कितना था 4 ही है, यहाँ भी 4 लिख देना। अब x के मान आ रहे हैं। अब एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या आएगा 6 प्लस 2√3 अपान में 4, कुछ कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा तो 3 प्लस √3 अपान में 4, 2 दूनी 4 तो 3 प्लस √3 अपान 2। फिर देखो भैया इधर माइनस चिन्ह लेने पर लिखोगे तो x बराबर 6 माइनस 2√3 अपान में 4, कुछ कॉमन मिलेगा 2, 2 3 6 और √3 अपान में 4, 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 3 माइनस √3 अपान में कितना 2। कोई दिक्कत परेशानी? अब बताओ इसके मूल कौन कौन से आ गए? इसके मूल आए 3 प्लस √3, 3 माइनस √3 बटे 2। तो मूल कैसे है इसके? भिन्न है बस। और देखो जरा होमवर्क लिखो भैया, आपको इकाई 4 से है कम 10 के रिजल्ट करना है, ठीक।